और व्हाइट वाला जो दिख रहा है वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जब किसी पोलराइजर के थ्रू पास करेगा तो क्या होगा, ये जो ब्लू वाले हैं ये पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सिस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, वो अगर एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के परपेंडिकुलर होगा तो वो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन होगा वो पास कर जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां से जो लाइट पास करेगी उसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होगा और उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2। ये याद रखना जरूरी है कि अनपोलराइज लाइट को अगर हम किसी पोलराइजर के थ्रू पास कराएंगे तो जो इमर्जेंट इंटेंसिटी होती है वो हो जाती है I0/2। और पोलराइजेशन कैसे होगा, पोलराइजेशन होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द पोलराइजर, करेक्ट। तो यहां से जो लाइट निकली वो कैसी होगी, वो ऐसी ऑसिलेट कर रही होगी, करेक्ट। और इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी I0/2। अब एक दूसरा पोलराइजर आ गया, ठीक है। अब एक दूसरा पोलराइजर आ गया और दोनों पोलराइजर के एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो यहां पे जो इमर्जेंट इंटेंसिटी होगी वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी I0/2 इस केस में, क्योंकि इसमें इंसिडेंट इंटेंसिटी क्या है, I0/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमें निकाल लेना है, तो ये कितना हो जाएगा I0/2 इंटू थीटा कितना दिया हुआ है हमें, शायद 45 डिग्री दिया है, तो थीटा है 45 डिग्री, यानी कि कॉस थीटा 1/√2, कॉस स्क्वायर थीटा 1/2, तो यहां समय आ जाएगा I0 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा I0 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है, ठीक है। तो ये सिंपल है, लॉ ऑफ मैलिस, सिंपल एप्लीकेशन आता है, ज्यादा टेंशन है ही नहीं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, चलिए फिर फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया। और अब चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हो रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I passes through an ideal polarizer A. Another identical polarizer B is placed behind A. The intensity of light beyond B is found to be I/2. Now another identical polarizer C is placed between A and B. The intensity beyond B is now found to be 1/8. The angle between the polarizer A and C is, ठीक है। कहानी आपको सारी पता चल गई, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो फटाफट अप्लाई कीजिए, आंसर बताइए, फिर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो दो पोलराइजर थे पहले हमारे पास, ए और बी, ठीक है। ये हमारे पास है अनपोलराइज्ड लाइट, इसकी इंटेंसिटी कितनी है I, ये पोलराइजर के ऊपर इंसिडेंट है, ओके। तो जो इमर्जेंट लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I/2। अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट एक आइडियल पोलराइजर के थ्रू पास करेगा, तो जो इमर्जेंट इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, I/2। ऑब्वियसली इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अलोंग द एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन होगा। तो ये क्या है, ये है ए का एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। तो इमर्जेंट लाइट जो हुई उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इसी के अलोंग हो रहा होगा, ठीक है। अब बी का एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन हमें नहीं पता है, ठीक है। उसका ओरिएंटेशन क्या है बी का हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि I/2 था इंटेंसिटी बी के ऊपर, बी के ऊपर जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है वो कितनी है, I/2। और जो इमर्जेंट इंटेंसिटी है वो भी कितनी है, वो भी I/2। ये कब पॉसिबल है, ठीक है, कि इंसिडेंट इंटेंसिटी और इमर्जेंट इंटेंसिटी सेम हो, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक्सिस के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री, ठीक है। तो I/2 गया और ये जो एक्सिस है
ये जो ऑसिलेशन है ये एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के अलॉन्ग ही है, तो फिर उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होगी, वो वैसे ही पास हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर मैं कह रहा हूं कि I इज इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, करेक्ट? यानी कि ए और बी के जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है वो क्या है, पैरेलल है। ये बात यहां से हमें समझ में आ गई, ठीक है? अब हमने क्या किया है कि अब एक ए और बी के बीच में एक तीसरा आइडेंटिकल पोलराइजर डाला है, ठीक है? तो अब यहां से क्या होगा, आई गई तो ये I/2 हो जाएगा, ए के थ्रू जब ये पास करेगा तो I/2 हो जाएगा। अब मान लेते हैं ए और सी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ए के एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन और बी के एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो यहां पे जो इमर्जेंट इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, I/2 कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, लाइट का प्लेन ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी के एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के अलॉन्ग, दिख रहा है, सॉरी सी के एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के अलॉन्ग, दिख रहा है, ठीक है? अब इंसिडेंट लाइट है, ओके, और जो इमर्जेंट लाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, इमर्जेंट लाइट कितनी हो जाएगी, अब बी के थ्रू पास कर रहा है, तो बी के और सी के एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ए और बी पैरेलल है, सी ए से थीटा बना रहा है तो बी से भी कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I/2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो इंसिडेंट था, और फिर एक और कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I/2 कॉस 4 थीटा। और हमें ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है I/8, ठीक है? यही बताया गया ना कि इमर्जेंट इंटेंसिटी जो है वो 1/8 है, ठीक है? वो 1/8 ऑफ द I है, करेक्ट? तो यहां से I और I गया, यहां से 2 से ये 4 बचेगा, तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू 4, यानी कि cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/√2, यानी थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है? तो अगर आप इसको चाहे तो नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, डन। चलिए तो फिर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। और अब एक और क्वेश्चन, a ray of light is incident on the surface of a glass plate at an angle of incidence equal to Brewster's angle phi. If mu represents the refractive index of glass with respect to air, the angle between the reflected and refracted rays is, ठीक है? तो बात किसकी हो रही है, ब्रूस्टर्स लॉ की बात हो रही है। तो ब्रूस्टर्स लॉ को रिकॉल कीजिए, अक्सर लोग भूल जाते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, या याद नहीं रखते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो बनना ही बनना है, ओके? तो इसको रिकॉल कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए तो एक फटाफट ब्रूस्टर्स लॉ का रिकैप कर लेते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ का रिकैप कर लेते हैं, ओके? ब्रूस्टर्स लॉ का रिकैप कर लेते हैं, ओके? तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि लाइट जो आपकी अनपोलराइज लाइट है उसमें ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है? लेकिन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? तो एक क्या है, एक ये हमारे पास जो व्हाइट एरो आपको दिख रहा है वो है ऑसिलेशन इन द इंसिडेंस प्लेन, यानी कि जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या हुआ, ये जो प्लेन ऑफ स्क्रीन है, ठीक है? इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट इसी प्लेन में रहेगी, ठीक है? तो इस प्लेन में जो ऑसिलेशन हो रहा है वो है ऑसिलेशन इन द इंसिडेंस प्लेन। और जो ब्लू डॉट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंस प्लेन है, ठीक है? यानी कि ये जो ब्लू डॉट है इसका मतलब क्या है कि ऑसिलेशन क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है? ऑसिलेशन हो रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। और
दूसरा केस क्या है, दूसरा केस में ऑसिलेशन हो रहा है अलोंग द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। ओके, तो अब ये सिचुएशन है। ऑलराइट, तो जो इंसिडेंट लाइट होगी उसमें क्या होता है, लगभग दोनों प्लेन्स में जो ऑसिलेशन हो रहा है उसकी इंटेंसिटी लगभग बराबर होती है, क्योंकि अनपोलराइज लाइट में ऑलमोस्ट हर ही डायरेक्शन में लाइट ऑसिलेट कर रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो जब एक बाउंड्री आती है, जैसे एयर और किसी मीडियम म्यू की बाउंड्री आई, तो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, इस केस में हम क्या देखते हैं, जो ब्लू डॉट्स हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ध्यान से देखिए, डायग्राम में शायद पता चल भी रहा है, अगर नहीं भी पता चल रहा है तो कोई बात नहीं। तो जो ब्लू डॉट्स हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जो ऑसिलेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा था परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये किस केस में होता है, ये होता है रिफ्रैक्टेड लाइट के केस में। बट रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर ऑसिलेशन है इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जो ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंस प्लेन हो रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू डॉट है वो रिफ्लेक्टेड लाइट में ज्यादा बड़ा लग रहा है, करेक्ट। तो ये होता है रिफ्लेक्शन में। तो ब्रूस्टर्स लॉ हमें क्या बताता है कि एक बहुत स्पेशल एंगल है जिसको हम कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल, ठीक है। एक बहुत स्पेशल एंगल है जिसको हम कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। अगर ये एंगल आई है और tan i इज इक्वल टू म्यू हो जाए तो आई को क्या कहेंगे, ब्रूस्टर्स एंगल कहेंगे, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें जो व्हाइट एरोज आपको दिख रहे थे वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा था इन द इंसिडेंस प्लेन वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ हमें क्या बचता है, हमारे पास बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंस प्लेन। मतलब ये क्या हो गई, ये पोलराइज हो गई, ठीक है, ये कंप्लीटली पोलराइज लाइट बन गई। तो इस स्पेशल एंगल पे ही ये होता है, ठीक है। कौन सा स्पेशल एंगल, जब tan i इज इक्वल टू म्यू है, इसी स्पेशल एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज हो जाती है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो कभी भी कंप्लीटली पोलराइज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इस पर्टिकुलर एंगल पे कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan i इज इक्वल टू म्यू है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं sin i अपॉन cos i इज इक्वल टू म्यू, और यहां से हम लिख सकते हैं sin i इज इक्वल टू म्यू cos i, और cos i को हम ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं sin ऑफ 90 माइनस आई, ठीक है। अब अगर इसको मीडियम 1 बोल दें और इसको मीडियम 2 बोल दें तो स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं ना। तो स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन आई, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है तो ये भी आई होगा। तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, ये स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं। अब ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को कंपेयर कीजिए। दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो आर कितना मिलेगा, 90 माइनस आई, यानी कि आई प्लस आर कितना मिलेगा, 90 डिग्री। ये बात क्लियर है। ब्रूस्टर्स एंगल के लिए आई प्लस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये आई और ये आर मिलके कितना, 90 डिग्री। तो बचा हुआ ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और यही तो एंगल है बिटवीन द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ऑलराइट, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए तो फिर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ये चैप्टर नहीं छोड़ना है, अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, 2 घंटे में ही पूरा चैप्टर किया जा सकता है, ठीक है।